2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम लगातार नए नए चेहरे आपके सामने लेकर आते हैं और तीन मुद्दों पर बात करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी इन तीन ही मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इनसे हम गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, नहीं, कुल मिलाकर 2030 के भारत पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मौसमी आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मैं आपसे बहुत बहुत पूछना धन्यवाद। चाहूंगी जी, क्योंकि जैसे कि हम 2030 के भारत पर बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में 2030 तक आप भारत को कहाँ देखते हैं? जैसे देखिए 2030 का जो भारत है उसके लिए सबसे मेन चीज तो ये है कि जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, उनके एजेंडे चेंज करने होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं तो हमको जो दिखाई देता है वो ये है कि जो भाजपा है वो सरकार बनाने के लिए सिर्फ काम कर रही है। जो कांग्रेस गठबंधन है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए काम कर रही है। जो आप बोल रहे हैं कि भूखमरी, शिक्षा या बेरोजगारी, जितनी भी चीजें हैं, इसके ऊपर कोई भी पार्टियां ठोस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अगर यही स्थिति इन लोगों का रहा तो आगे का समय बहुत चिंताजनक होगा। और अगर हम लोगों ने इन एजेंडे को, अगर जनहित में काम किया या अपने मुद्दों को चेंज किया तो जरूर आने वाला समय अच्छा होगा। अभी तक क्या, मैं जैसे आपके अगर जिले की बात करूं, महाराजगंज की बात करूं, तो क्या स्थिति है वहां पर? महाराजगंज में जो स्थितियां हैं वो, अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत पीछे है। मैं अगर आप लोगों को बता दूं, सरकार अगर सही ढंग से काम करती है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर मैं सरकार में होऊंगा कभी तो मैं जरूर इस पे काम करूंगा। आज के समय में अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले, आज आप देख रहे हैं कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं देश के अंदर, 85% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर, ये सभी लोग जो है सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके आए हैं। आज सरकारी स्कूलों में जो सैलरी होता है स्कूल अध्यापकों का, वो 50,000 के आसपास होता है। लेकिन लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता नहीं है कि जिस प्राइमरी स्कूल में 1,000 रुपया फीस दे के वो लोग पढ़ाते हैं, जहां पे टीचर 10,000 रुपया पगार लेता है, वो क्या पढ़ाई करेगा। डेफिनेटली सरकारी जो स्कूल के टीचर हैं वह सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चों को वहां पे भेजना चाहिए और सरकार को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दुरुस्त करना चाहिए, तभी जाके बेहतर शिक्षा हो सकेगा। सर, आपने कहा कि सरकारी दूसरी चीज, स्कूल, सर आपने कहा सरकारी स्कूल्स जो है वहाँ के टीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और वहां पर भेजना चाहिए बच्चों को, ये बात आपने कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्यों जनता सरकारी स्कूल्स पर भरोसा नहीं कर पाती? अगर हम बाहर उठ के निकले और किसी से भी बात करें तो मैं ये चीज कह सकती हूँ कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहेगा जब तक कि उसकी बहुत मजबूरी नहीं होगी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि एक सरकारी चीज पे तो जनता का भरोसा और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके मैं बावजूद सरकारी चीजों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्या जाना चाहिए इसको? मैं आपको लोगों को यही चीजें बता दे रहा हूँ जितना मैंने देखा है और जो नोटिस किया है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हूँ और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। एक जमीन स्तर से चढ़ के अगर मैं हजारों करोड़ की कंपनियां बना के रखा हूँ, एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो डेफिनेटली मैं काफी सक्सेस हूँ। यही चीजें अगर सरकार जो है देश के अंदर बढ़ावा देती है, इन चीजों को लोगों के अंदर जागरूकता लाती है कि 85% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर सरकारी स्कूलों से पढ़ाई किए हुए हैं।
आपको जब आप वहां पे क्या सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई होगी, आप चीजों को समझिए। लेकिन जब प्राइमरी स्कूलों जब आपको प्राइवेट स्कूलों की बात होती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। जब हमको हमारा फाइनेंस एडवाइजर जब बात करता है तो हमको बोलता है कि सर आप एक काम करिए, एक अच्छा सा स्कूल बनाइए, पैसा आपको बोरा भर के मिलेगा। तो आज जो मेंटलिटी है लोगों की या बिजनेसमैनों की, या इन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अगर सरकार चाहे एक जागरूकता अभियान चलाए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर होते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है। तो सर और देश का सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से क्या लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लग जाएंगे? जो सरकारी स्कूल के हालात है इस वक्त वो सुधर जाएंगे सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से? नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। आज के समय में जागरूकता अभियान के साथ साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। उसमें भी और अच्छे लेवल पे टेक्नीशियन चीजें वहां पे डालनी होगी जिससे बच्चे वहां जा सके। बहुत सी चीजें देखिए हैं जो सर, आसानी से किया जा सकता है। एक चीज आपकी बात से ये समझ में आ रही है कि आप आज ये कह रहे हैं सरकार कि का सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से, आप यही कह रहे हैं ना? तो इसमें मैं मैं आप अभी सुबह ही एक खबर पढ़ रही थी, हालांकि 3 दिन पुरानी खबर है महाराजगंज की। उसमें आदेश दिया गया था 1 साल पहले, जो वहां पर शिक्षा के अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था कि शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन तरीके से निगरानी रखनी है। लेकिन 3 दिन पहले की खबर ये सामने है कि शिक्षकों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया रहा है। जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, शिक्षक वहां पे उपस्थित ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? ये हालात है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप पहले समझ लीजिए। मैडम, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ महाराजगंज की बात नहीं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। ठीक है, करीब करीब देश के सभी जिलों में घूम चुका हूँ। मैं आपको एक बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात बता देता हूँ। आज जो सरकार है पूरी तरह से करप्ट सरकार है, और इनके जो लोग हैं वह अधिकारियों को उनके स्तर पे काम नहीं करने दे रहे हैं। जितने प्राइवेट स्कूल हैं ये किसके हैं? बीजेपी के लोगों के हैं। पुराने जो है वो कांग्रेस के लोगों के हैं, और जो गठबंधन में लोग जुड़ रहे हैं उनके हैं। तो उनको जब अच्छी फंडिंग आ रही है तो अधिकारियों को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जब आप अधिकारियों को काम ही नहीं करने दोगे तो फिर जो है आपको सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा? आपको मैं बता ऑपोजिशन रहा क्या हूँ, कर आप रहा है मेरे सर को वहां पे? गलत साबित कर दीजिए। आज देश के अंदर सरकार सरकार तो 85%। देखिए कुछ काम कर नहीं रही है, कहाँ पे? मान लीजिए ऑपोजिशन का भी तो कुछ भूमिका है ना। ऑपोजिशन क्या कर रहा है, विपक्षी दल क्या कर रहा है? अरे भाई, ऑपोजिशन कौन है? ऑपोजिशन भी तो वही है भाई। 10 साल तुम शासन करो, अगले साल मैं शासन करूंगा। देश मतलब के मिली अंदर भगत जो करके शासन जनता को है बेवकूफ वो बना क्या है? रहे 10 साल हमारा, 10 साल तुम्हारा। हैं। बिल्कुल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज के समय सर, में देश के अंदर एक बड़े क्रांति की जरूरत है। आज देश में एक बहुत बड़े क्रांति की जरूरत है इन दोनों पार्टियों को बाहर निकालने के लिए। और मैं जरूर इसमें कोशिश करूंगा, और बहन जी भी बहुत अच्छे से इस स्किल के ऊपर काम कर रही हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर न्यूज सर में अभी किसकी सुने बात कर रहे होंगे, हैं आप? नाम ले पाएंगे क्या? बहन जी किस को बहन डिनोट कर मतलब बहन कुमारी मायावती जी की बात कर रहा हूँ। मैं बहुजन समाज मायावती जी पार्टी ने का। भी? सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, मायावती जी ने भी जब राज किया था उस वक्त के भी हालात आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैडम, मायावती जी तो अगर खुद ही आप मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे स्टेटमेंट सुन लीजिए जो चुनाव प्रचार के समय में मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी ने हर गांव में प्राइमरी स्कूलों को बढ़ावा दिया था। आपको अच्छी तरह से बात पता होगा। वो इसलिए दिया क्योंकि आज क्या हो गया जानती हैं आप? आज सरकारी स्कूल जो है ग्राम प्रधान के रिश्तेदारों के लिए अलर्ट है। शादी के लिए आपको फंक्शन करना है तो आपको सरकारी स्कूल में करना है। नेताओं का कोई फंक्शन करना है तो सरकारी स्कूल में करना है। तो यह सभी चीजें, इसके लिए तो स्कूल नहीं बने थे। स्कूल तो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बने थे। आज जो है बिल्कुल सर
आज जो है, जो सच्चाई है जमीन की, आज आप लोग उसको दिखाइए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप भूखमरी शिक्षा के ऊपर आप बात कर रही हैं। मैं आपको भूखमरी की बात बता दूं, भूखमरी कहाँ से आती है। सबसे पहली चीज है भूखमरी कहाँ से। आज भाजपा बोलती थी कि मैं आपको 5 किलो राशन दे रहा हूं, कांग्रेस ने उसको जवाब दिया कि मैं 10 किलो राशन दूंगा। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ बता दूं, हमारे यहाँ जो गांव की औरतें होती हैं वो 5 से 10 किलो राशन भीख मांगने वाले भिखारी को दे देती हैं। अब जब इनको राशन देके वो उलझा रहे हैं, शिक्षा इनको दे नहीं रहे हैं, चीजों की महंगाइयां बढ़ा रहे हैं। जब आदमी कोई भी बच्चा जब शिक्षित नहीं होगा तो वो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट होने से हर चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको बता रही हूँ सर। नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें महाराजगंज को प्रथम स्थान मिला है। 5 वर्षों में सरकार ने 3,42,72,000 लोगों को गरीबी से निकाला है। तो मतलब अब क्या माने इसको, ये बताइए। मैडम, गरीबी से निकाला है, किस स्तर पे निकाला है? गरीबी से नहीं निकाला, गरीबों को ही निकाल दिया है। ठीक है, तो कहाँ चले आप गए लोग सब? कुछ चीजें मतलब समझिए। महाराजगंज से हम सारे लोग गरीब राशन भाग की गए। दुकान, मैडम सुनिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है, गरीबों को कैसे हटाया है आपको मैं बताता हूँ। राशन की दुकान पे 100 रुपए का राशन लेने के लिए 50 रुपए का पेट्रोल डाल के बाइक लेके आदमी जाता है राशन लेने को। आप समझ रहे हैं इस बात को? बाइक लेके 50 रुपए का तेल डाल के आदमी 100 रुपए का राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाता है। इन्होंने क्या किया, उन लोगों के ऊपर राशन देना शुरू किया जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो इनके लिए दलाली करते हैं। इन लोगों के नामों को डाल दिया और गरीबों को हटा दिया। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि गरीबी सरकार खत्म नहीं हुई। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको सरकार का क्या काम दिखाई देता, आप मेरे को बता दीजिए। मुझे महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने जनता के भले के लिए आज भी सरकार ने ना पक्ष ने ना विपक्ष ने, ये चीज आप कह रहे हैं ना। आपने ये कहा था कि ऑपोजिशन और जो सरकार सत्ता में बैठी है दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। 10 साल आप 10 साल में, है ना? ये चीज, ये आपके शब्द थे, मैं मतलब मानू इस चीज को, है ना? ऐसे ही है ना मैडम, ऐसे ही है बिल्कुल। आप आगे भी देखिए, अभी सरकार ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। अगर आपने कह रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ना सत्ताधारी पक्ष कुछ कर रहा है ना विपक्ष कुछ कर रहा है, तो देखिए सरकार तो कुछ नहीं कर रही। ठीक है, अब ये बात मान लेते हैं। इतने साल हो गए, 75 साल हो गए आजादी को। आजादी के बाद से यही चीजें लगातार चली आ रही है। कोई भी सरकार आए धरातल पर काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार पर तो एक तरह से मुझे लगता है कि हमें आंख बंद करके डिपेंड रहना छोड़ देना चाहिए ना। फिर अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो फिर आम जनता क्या कर रही है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि आपका करोड़ों का बिजनेस है ना, करोड़ों की कंपनियां आपने खोल रखी है, मैं तो आपके द्वारा मैं आपको आपके हाँ, द्वारा इस दिशा में मैं अब उठाए भी गए? मैं हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं महाराजगंज के अंदर अभी 5.5 एकड़ जमीन लिया चुनाव हारने के दूसरे दिन, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, इंडस्ट्री को बैठाने के लिए मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। नवंबर के महीने में उसे चालू करूंगा। हमने बोला था 5 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो, और 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, मैं चुनाव हार गया। फिर भी जो लोग मुझे वोट दिए तो ही क्यों देंगे? चुनाव जीते बिना नहीं दे सकते हैं क्या आप? दूंगा। मैं जैसे उस दिशा में आपने काम कर कहा रहा हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो 5 किलो राशन दे रही है, 5,000 रुपए दे रही है, तो दूसरा वाला 10,000 रुपए दे रहा है। आप भी तो वही कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं इतनी नौकरियां दूंगा, बिना जीते देके। हाँ, मैं तो बिना जीते दिया हूँ। आज के डेट में मेरे पास 2000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। आज के डेट में फैक्ट्री जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी 2000 बात कर रही हूँ। क्या चीज? तो सरकारी जो नौकरी आपने मेरे सिग्नेचर से तो होगा नहीं ना।
सरकारी नौकरी तो मेरे साइन से नहीं होगा, मैं तो प्राइवेट हाँ। नौकरी ही दे सकता हूँ लोगों को, वो तो मैं दे रहा हूँ, इंडस्ट्री बैठा रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कारोबार दूंगा, हम्म। बिल्कुल वो दे मैं रहे तो वही करूंगा, वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो चीजें सामने दिख रही हैं। लेकिन जब हम जैसे आपके जिले की बात कर रहे हैं, महाराजगंज जिले की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप खुद जब आप पढ़ते होंगे, न्यूज अपडेट्स पढ़ते होंगे, तो आप महाराजगंज के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें साफ दिखा रहा है कि महाराजगंज आज की डेट में सबसे बेहतरीन बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये जनता सब तो असमंजस में ये आयोग किसका है? आयोग को मॉनिटरिंग कौन करता है? वही मैं कह रही हूँ कि नीति ये आयोग पे चलिए सभी आयोग, भरोसा कोई कर नहीं रहा है। आपको सुनिए ना मैडम, आप सुनिए ना, आप लोग यह बात बढ़िया से जानते हैं, जहाँ पे सीएम तक सेफ नहीं है जिस देश के अंदर, भ्रष्ट है, नो डाउट भ्रष्ट है, लेकिन अगर सीएम जेल में चला जाता है, सभी आयोग जो है सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो नीति आयोग भी तो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, वो सही काम कैसे कर सकती है? आप जमीन पे घूमिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरे जिम्मेदारी के साथ जितने भी न्यूज दिए हैं, सभी वाइट्स के अंदर मैंने बताया है कि आप मेरे साथ घूम लीजिए, मेरी गाड़ी अगर आगे चलेगी तो पीछे की जो गाड़ियां हैं वो धुंध से दिखाई नहीं देती हैं। यह है रोड का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल जो है कम से कम हजारों एकड़ गेहूं की फसल जलती है महाराजगंज के अंदर। मैंने डीएम साहब को बोला कि गेहूं की फसल तैयार होने से पहले आप नहरों में पानी छोड़ दीजिए, मानसून ठंडा हो जाएगा, और अगर मानसून ठंडा नहीं भी हुआ, आग लग भी गया, तो उस पानी की मदद से गांव के लोग आग को बुझा लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हजारों एकड़ खेतियां जल जा रही हैं, आप बोल रही हैं कि वहां पे सरकार ने काम किया है। अब बताए वो जो हमको, अब देखिए सामने जो नीति आयोग की रिपोर्ट से आंका जा रहा है, उससे तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति जानना था, इसलिए हम आपसे जुड़े, आपसे जान रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, मायावती जी बहन की सरकार आ गई, उसके बाद महाराजगंज को कैसे बदलेंगे? क्योंकि अभी तो हालत बद से बदतर है, हर जगह महाराज हाहाकार सुन मचा लीजिए, हुआ है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात बता देता हूँ। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद वहां पे आपको पता है मुख्यालय नहीं था। बहन जी की सरकार, बहन जी की जब सरकार बनी हमारे यहाँ पे, एक भी एमएलए उनका नहीं था, एक भी एमपी उनका नहीं था। कभी भी बसपा का एमपी आज तक नहीं हुआ महाराजगंज में। जो महाराजगंज के अंदर में अगर बहन कुमारी मायावती जी के विकास कामों को अगर हटा दिया जाए, तो 5 भी ऐसे बिल्डिंग नहीं है जो किसी दूसरी सरकार ने किया हो। यह महाराजगंज की स्थिति है। अभी शिक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करेंगी, तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में आप लोगों ने देखा होगा, उर्दू अरबी जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, वो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था। उनके उर्दू और सरकार अरबी में यूनिवर्सिटी, हाँ, ये लखनऊ में जो है बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं लगता सर कि समुदाय स्पेसिफिक पार्टी चली जाती है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पर्टिकुलर आपको समुदाय पर नहीं, फोकस कर देना। आपको मैं बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसके ऊपर पार्टी ने काम किया है। आज तक जितने टिकट दिए एमएलए एमपी या किसी के लिए, सभी के लिए दिया है। इसके अलावा जब सरकार बनी तो मिनिस्ट्री में भी सबको इन्वॉल्व किया है। कोई भी ऐसा धर्म और जात का आदमी नहीं है जो इस पार्टी में नहीं होता था, भाजपा की तरह। ठीक है, तो इसको जो है ना सिर्फ बदनाम किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती जो है वो दलित समाज की है। अगर वह देश की मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती हैं, तो आज के समय में जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि एक दलित समाज की महिला जो है आज जो है मतलब प्रधानमंत्री बने। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इन्होंने अभी इस चुनाव में जो गलतियां हुआ, उत्तर प्रदेश में जो है मतलब उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में था।
लेकिन बाकी के स्टेट में संविधान खतरे में नहीं था। वहां पे इस मुद्दे को नहीं बढ़ाया गया। संविधान खतरे में होने की बात सुन के दलित और मुस्लिम डरता है और उस डर का इन्होंने फायदा उठाया। बहन कुमारी मायावती जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ में संविधान के खतरे का जो डर था लोगों के अंदर, उसको निकाल नहीं पाए। लेकिन आज वह सभी वोटर इस बात से पछता रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। आगे चल के वो सभी लोग हमारे साथ हैं। आगे हम लोग 2027 में बहुत अच्छा करेंगे। आज आप देख रही होंगी, कल कल परसों का एक मोदी जी का एक ये था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगर स्टाफ टाइम पे ड्यूटी नहीं आता है तो उसका आधा हाजिरी लगाया जाएगा। तो भी आपने कुछ न्यूज़ नहीं हो देखा रहा है सर रहेगा। वहां पे। नहीं, सुन तो तो भी तो लीजिए, कुछ नहीं सुन हो रहा है। मैडम, सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। आधा हाजिरी देने की बात उन्होंने किया, लेकिन आपको पता होगा जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, आपका पूरे स्टेट के अंदर 10 बजे की ड्यूटी है तो ऑफिसर जो है 9:30 बजे गेट पे खड़ा मिलता था। ये था बहन कुमारी मायावती जी का सरकार चलाने का तरीका। अच्छा, तो आप समझिए। चलिए, आप मायावती जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने तारीफ की, बहुत अच्छा काम भी करती हैं, तो भी भाषण देते वक्त तो पढ़कर भाषण देती हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए क्या होता है, उनका जो भाषण है, स्पीच देना, लिख के बोलना, दरअसल क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात करते करते थोड़ी सी बातें इधर उधर जाती है और लाइन अप नहीं हो पाता है। तो बहन कुमारी मायावती जी की सोच एकदम क्लियर है कि जो हमारा संदेश लोगों के पास जावे वह पूरी तरह से निरीक्षण करके ही जावे, कोई गलती न हो। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है शुरू से लेके आज तक, और इसीलिए वह जो डॉक्यूमेंटेशन पे भरोसा करती हैं और वह देखकर बोलती हैं। सर, आप चुनाव लड़े थे ना इस बार, हम्म। तो हार गए, हाँ तो जीत क्यों नहीं पाए? फिर काम किए होते तो जीत जाते। मैडम, काम आदमी कैसे करेगा? आप पहले समझ लीजिए, मेरे यहाँ पे काम काम करने के लिए कैसे तो पहले करेंगे? मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे महाराजगंज जिले में काम करने के लिए तो पहले मुझे कमाना पड़ेगा ना, और कमाने के लिए महाराजगंज में इंडस्ट्री नहीं है। इस वजह से आप ही मुझे की मुंबई जाना पड़ा। और जब मैं मुंबई जाके कमाया तो कमाने के बाद अब वहां पे जो खर्चा है वो मैं कर रहा हूँ। मायावती जी ने तो बहुत काम किया पहले का, तो आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना। आपको बताए ना, लोग गुमराह हो जाते हैं ना, जनता जो है गुमराह होती है, उनको आसानी से लोग गुमराह कर लेते और हैं। गुमराह कौन करता है सर? जो चोर बदमाश लोग हैं वही लोग करेंगे। गुमराह आपको पार्टियां ही अच्छी तरह से करती हैं। पता होगा। ईमानदार आदमी कभी किसी को गुमराह नहीं करता। आप बढ़िया से बात को समझ लीजिए, आप कह साइकोलॉजिकल चीजें हैं। आप कह रहे जनता गुमराह हो जाती है। इस बार उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है उसमें साफ समझ आ रहा है कि जनता को गुमराह किया गया है या नहीं। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं जनता गुमराह हो जाती है? नहीं नहीं, गुमराह तो हुई है, पूरी जनता जो है गुमराह हुई है। कैसे गुमराह आपको संविधान संविधान का डर दिखाया गया, जबकि जो पार्टी संविधान की डर दिखा रही है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कम से कम करीब करीब 100 टाइप ऑफ जो है ना संविधान में छेड़छाड़ कांग्रेस सरकार में 70 साल में किया गया है, जबकि भाजपा के सरकार में 10 बार छेड़छाड़ किया गया है। फिर भी संविधान का खतरा दिखा रहे हैं वो लोग। वो ठीक है तो सर, आप चलिए, अब बताइए। मैं मान ली कांग्रेस पार्टी खराब है, भारतीय जनता पार्टी खराब है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आज की डेट में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरा देश संभालने का जिम्मा मिल जाए तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी पूरा देश संभाल पाएगी? क्या उस लेवल पे मैं, पहुंच चुकी है कि पूरा देश संभाल मैं, पाएगी, और भी मैं, पार्टियां काम नहीं कर पा रही हैं उससे भी अच्छा आप काम करके दिखाएंगे? मैं आपको 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ और पुरानी सरकार चलाने के नतीजों को सामने रखकर आपको बता सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी से बेहतर सरकार चलाने के लिए हिंदुस्तान में कोई लीडर है ही नहीं। सर, सभी पार्टी के नेता यही बोलते हैं। देखिए, आप मैडम आपने पार्टी के देखा नेता हैं होगा, तो ऐसे ही मैडम तारीफ कर रहे मैडम हैं। आपने आपने 2007 के बाद से जो बसपा की सरकार जब रही है तो आपने देखा होगा कि
किस तरह का गवर्नेंस था देश के अंदर, स्टेट के अंदर। एक भी दंगे फसाद नहीं हुए, कोई जातिवाद नहीं हुआ, सभी धर्म के लोगों को सम्मानित किया गया। हर क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल है उनको हर गांव में बनाया गया। दलितों का पूरा सम्मान होता था। जनता विश्वास ही नहीं कर रही है ना इस बार के चुनाव में, फिर आपको मिल गई होती सीटें, क्यों नहीं मिल पाई? आप समझिए, सीटें नहीं मिलना। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि गुमराह किया गया। भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के नाम पे लोगों का वोट, लेकिन आप देखिए युवा वोटर हमेशा उसी को वोट देगा जिसको समझ पाएगा कि नहीं हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा उत्तर प्रदेश में कैसे डगमगाई बीजेपी की स्थिति। मैं ये कह रही हूँ कि जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर जनता को विश्वास हो गया कि हमारे लिए मायावती जी ऐसा कर सकती हैं, तो मायावती जी को पहले कुछ करके दिखाना होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि और कितना आप बताइए मुझे, और कितना दिखाने की जरूरत है? 4 बार सीएम रही है, 4 बार सीएम। जनता जो है, जनता अगर नहीं चुनी है तो उसमें जो है ये चोर बदमाश लोग जो है, इन लोगों ने उनका मिसयूज किया, उनको गुमराह किया। आप समझिए ना चीजों को। संविधान का खतरा है क्या? आप जो पढ़ी लिखी हैं, आप संविधान को जानती हैं। संविधान बदला जा सकता है क्या देश का? पूरी क्रांति आ जाएगी देश के अंदर। देश के अंदर इतनी क्रांति आ जाएगी कि रोड पे लोग खड़े हो जाएंगे। बसपा खत्म नहीं हुई है, संविधान को कभी मिटाया नहीं जा सकता है देश से। और इस बात का डर दिखाकर लोगों को, अनपढ़ लोगों को गुमराह किया गया। चलिए, मायावती जी की आपने बहुत तारीफ करी। मायावती जी के बाद आपके सबसे पसंदीदा नेता किसको आप मानेंगे, ये बताइए। अगर मायावती जी के पास अगर किसी नेता को अगर मानने की जरूरत है तो मैं आपको बताता हूँ, ममता बनर्जी जो है एक अच्छी लीडर है, सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं फोकस कर लूं तो उत्तर प्रदेश में तो कोई भी लीडर नहीं है। कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी लीडर है वो सिर्फ धार्मिक है। उनको धार्मिक होने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आज के समय में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां और सभी लीडर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जमीन के ऊपर कोई भी जनता की लड़ाई नहीं। आप लोग जीते और जनता के लिए बहुत कुछ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आने वाले समय में मैं जरूर जीतूंगा। और सभी नेता दिलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को पूरी मजबूत करूंगा और देश के अंदर उसको हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवा के सरकार में लाऊंगा। योगदान दे पाएंगे, मुझे ये बता दीजिए। किसमें? 2030 के भारत के लिए आप क्या योगदान कर पाएंगे? देखिए, 2030 के भारत के लिए मैं सरकार को चिट्ठियां लिख रहा हूं कि आप लोग सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए जिससे शिक्षा बेहतर हो। बताइए सर, सरकार को साइड हटाइए, अभी सरकार तो कुछ नहीं कर रही। इंडिविजुअल जो है, आप समझ लीजिए, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री को बढ़ावा दूंगा। और इसके अलावा जो मेरे पार्टी के लोग हैं या जितने भी हैं उनकी सदस्यता बढ़ाई जाएगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। इनके लिए अलग से अभी लीगल एडवाइजर रखे जाएंगे। सरकारी अनुदान। पार्टी के लोगों के बारे में नहीं जानना चाह रहा, आम जनता के बारे में जानना चाह रहा। आम जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको तो बताया, मैं जनता के लिए जो है मैं कल्चरल चीजें भी करता हूँ, मैं मूवी बनाता हूँ। तो एक थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक कर लीजिए, आपका क्या आधा फेस आ रहा है फ्रेम में। जी मैडम, बताइए। ठीक है, हो गया अभी। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, हमारा जो जिम्मेदारी जनता के लिए है वो वही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दूं, लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों को रोजगार मिले। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक फाउंडेशन है, मासमे फाउंडेशन, जो हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करता है। एक्सीडेंटल मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं कुछ हॉस्पिटल्स के साथ बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है, उन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे उनका इलाज किया जाए। अगर वह तुरंत पैसे नहीं देता है तो उसके लिए मेरे फाउंडेशन का चेक
बैंकों के पास होगा। बिटवीन 7 डेज पेमेंट नहीं मिलने से वो मुझसे रिकवर कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है, एक मिनट का जो समय महत्वपूर्ण होता है आदमी का जान बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मतलब इस हम तरह का आपकी भी तरफ से सोशल ये वर्क में उम्मीद काम करें कर रहा कि हूँ। आप जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने में आपका 2030 में ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा, यह मान के चलते हैं। जी बिल्कुल मैडम, जरूर होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2030 तक कम से कम 50,000 के आसपास वर्कर हमारे साथ होंगे। चलिए, बहुत जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर मैडम, आपका। 2030 में धन्यवाद। आपने यकीन दिलाया, 2027 में आपने कहा है कि आप जरूर जीतेंगे, ऐसा आपने यकीन दिलाया, तो 2030 में आपसे 2027 में मैडम मैं नहीं जीतूंगा, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप समझ लीजिए, पार्टी जरूर जीतेगी और पार्टी को जिताने के लिए मेरा जितना योगदान की जरूरत है मैं जरूर करूंगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। सर, फिर जुड़ेंगे हम, फिर आपसे चर्चा की जाएगी 2030 में, और जैसा आपने कहा है कि आप ये योगदान देंगे तो आपसे बात की जाएगी उस वक्त। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा की आपने। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा, मोहम्मद मौसमी आलम जी हमारे साथ जुड़े थे महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, कई सारी बातें की, और हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि 2030 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में और बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में वो कई सारे कार्य करेंगे। तो 2030 में उनसे फिर मुलाकात होगी और उनसे बात होगी, और हम फिर लौटेंगे आपके सामने ऐसे ही कुछ नए चेहरे लेकर, और उनसे भी इन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि आखिर 2030 में देश की स्थिति क्या होगी, और जो खुशहाल देश है, जो 2030 के भारत का सपना है, वो कैसे साकार होगा।